दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाद के वैदिक युग की, जो लगभग 1000 बीसीई से 600 बीसीई तक चला। ये समय प्राचीन भारत में बहुत बड़े बदलाव का समय था। ये युग आरंभिक वैदिक काल के बाद आया, जब सिंधु घाटी सभ्यता से गंगा नदी घाटी की ओर लोगों का रुख हुआ। बाद का वैदिक युग बहुत बड़े बदलाव का समय था, जिसने शास्त्रीय भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य की नींव रखी। इस दौर में नए विचार उभरे, जिन्होंने पुरानी रीतियों को चुनौती दी और समाज के ताने बाने को ही बदल डाला। ये युग केवल अतीत का विस्तार नहीं था, बल्कि अपनी अनूठी विशेषताओं वाला एक अलग दौर था। सिंधु से गंगा नदी घाटियों तक पूर्व की ओर भौगोलिक विस्तार ने लोगों को नए वातावरण, चुनौतियों और अवसरों से रूबरू कराया। इस विस्तार से जीवन शैली, कृषि पद्धतियों और सामाजिक ढांचों में बदलाव आए। लोहे की खोज, जो एक महत्वपूर्ण विकास था, ने कृषि और युद्ध में क्रांति ला दी, जिससे समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आए। बाद का वैदिक युग बौद्धिक उथल-पुथल का दौर था। बाद के वेदों का संकलन और उपनिषदों का उद्भव उस समय की दार्शनिक जिज्ञासा को दर्शाते हैं। इन ग्रंथों में वास्तविकता, आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों पर विचार किया गया, जिससे बाद के भारतीय दार्शनिक विचारों का आधार तैयार हुआ। इस काल में नए धार्मिक विचारों और प्रथाओं का उदय हुआ, जो आरंभिक वैदिक काल के सरल रीति रिवाजों से अधिक जटिल दार्शनिक अवधारणाओं की ओर बढ़े। यह युग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने शक्तिशाली राज्यों, जटिल सामाजिक पदानुक्रमों और परिष्कृत दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस दौरान हुए बदलाव आज भी भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश में गूंजते हैं। बाद के वैदिक युग में प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले की आदिवासी व्यवस्था, जिसमें सरदारों के नेतृत्व में छोटे अर्धखानाबदोश समूह होते थे, धीरे धीरे बड़े, अधिक संगठित क्षेत्रीय राज्यों को रास्ता दे दिया, जिन्हें जनपद कहा जाता था। ये जनपद संसाधनों और प्रभुत्व के लिए निरंतर युद्ध और प्रतिस्पर्धा में लगे रहे, जिससे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ और सत्ता का एकीकरण हुआ। जैसे जैसे कुछ जनपद विजय और गठबंधनों के माध्यम से मजबूत होते गए, वे महाजनपद कहलाने लगे। इन महाजनपदों ने राजशाही राज्यों के उदय को चिह्नित किया, जहां राजा के पास महत्वपूर्ण शक्ति और अधिकार था। राजा अब केवल एक आदिवासी मुखिया नहीं, बल्कि एक संप्रभु शासक था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपने राज्य की रक्षा करने और कर वसूलने के लिए जिम्मेदार था। राजा की बढ़ती शक्ति के बावजूद शासन की अवधारणा पूरी तरह से निरंकुश नहीं थी। सभा और समिति जैसे संस्थान, जो समाज के वरिष्ठ और प्रमुख सदस्यों की सभाएं थीं, ने राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभा और समिति ने सलाहकार परिषदों के रूप में कार्य किया, शासन, कानून बनाने और विवाद समाधान के मामलों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने राजा की शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य किया, जिससे राजनीतिक व्यवस्था में एक हद तक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। बड़े राज्यों के उदय और राजत्व की संस्था ने एक अधिक पदानुक्रमित और स्तरीकृत समाज को जन्म दिया। राजा, योद्धा वर्ग और पुरोहित वर्ग के साथ सत्ता के ऊपरी पायदान पर काबिज थे, जबकि आम लोग, मुख्य रूप से किसान और कारीगर, सामाजिक पिरामिड का आधार बने। राजनीतिक ढांचे में इस बदलाव ने भारतीय इतिहास के बाद के कालों में उभरी अधिक जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं की नींव रखी। बाद के वैदिक युग में सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें एक अधिक स्तरीकृत और पदानुक्रमित समाज का उदय हुआ। आरंभिक वैदिक काल की सरल आदिवासी संरचना ने व्यवसाय और जन्म के आधार पर एक अधिक जटिल सामाजिक संगठन को रास्ता दिया। इस काल में वर्ण व्यवस्था का औपचारिक रूप देखने को मिला,
जिसने समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था, जबकि शुरुआत में व्यवसाय और योग्यता पर आधारित थी, धीरे धीरे अधिक कठोर और वंशानुगत होती गई। प्रत्येक वर्ण के अपने निर्धारित कर्तव्य और दायित्व थे और वर्णों के बीच सामाजिक गतिशीलता तेजी से कठिन होती गई। धार्मिक अनुष्ठानों और ज्ञान के लिए जिम्मेदार ब्राह्मण सामाजिक पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर काबिज थे। राज्य की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करने वाले क्षत्रिय दूसरा स्थान रखते थे। व्यापार, वाणिज्य और कृषि में लगे वैश्य समाज की आर्थिक रीरज थे। ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने वाले शूद्र सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर काबिज थे। इस पदानुक्रमित संरचना ने जहां सामाजिक संगठन के लिए एक ढांचा प्रदान किया, वहीं सामाजिक असमानता और भेदभाव को भी जन्म दिया। इस काल में नारियों की स्थिति में भी गिरावट आई। जहां आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त था और वे सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थीं, वहीं बाद के वैदिक युग में उनकी भूमिकाएं अधिक सीमित हो गईं। पितृसत्तात्मक मानदंडों को प्रमुखता मिली, जिसमें पत्नियों और माताओं के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं पर जोर दिया गया। सीमाओं के बावजूद महिलाओं ने धार्मिक अनुष्ठानों, घर के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहां तक कि बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों में भी योगदान दिया। बाद के वैदिक युग के विकसित होते सामाजिक ताने बाने ने निरंतरता और परिवर्तन के एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाया, जिसने शास्त्रीय भारत की सामाजिक संरचनाओं की नींव रखी।